वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड फॉर जीएस पेपर 4। प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया है द रोल एंड रिलेवेंस ऑफ एथिक्स। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं। जो टॉपिक का नाम है वो है सोर्सेस ऑफ एथिक्स। और अगर अपने सिलेबस में जाएं तो एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस में एक टॉपिक है रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इनकलकेटिंग वैल्यूज। मीन्स हम अपनी एथिकल नॉलेज कहाँ से पा रहे हैं, सोर्सेस ऑफ एथिक्स। कुछ स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन रहता है, वो क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स जो टॉपिक है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स, ये जो हम नेक्स्ट चैप्टर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, इस टॉपिक्स को कंफ्यूज करते हैं सोर्सेस ऑफ एथिक्स से, जबकि ये दोनों सेपरेट टॉपिक्स हैं। और अपने सिलेबस में एक और टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है, देखते हैं क्या है। ये देखिए, लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस एंड कंसाइंस एज सोर्सेस ऑफ एथिकल गाइडेंस। तो यहां पर भी एथिकल गाइडेंस के सोर्सेस की बात की गई है। वो क्या क्या है? लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस एंड कंसाइंस। तो इस पर भी चर्चा करेंगे, कैसे लॉज और एथिक्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो इसके बारे में भी बात करेंगे। ये जो टॉपिक है वो हमें कहाँ मिलता है? पब्लिक और सिविल सर्विस वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो वहां पर जो एथिकल गाइडेंस है वो किस पे बेस्ड होता है? वो लॉज पे बेस्ड हो सकता है, रूल्स पे बेस्ड हो सकता है, रेगुलेशंस पर बेस्ड हो सकता है एंड कंसाइंस पर बेस्ड हो सकता है। कंसाइंस का मीनिंग क्या होता है? अंतरात्मा की आवाज। अंतरात्मा की आवाज, ऐसे आप हिंदी में लिख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो होता क्या है, ये टॉपिक क्यों आपको पब्लिक सर्विस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अपने जो भी एथिकल एक्ट होंगे वो करस्पॉन्डिंग जो सोशल इंस्टीट्यूशन है, करस्पॉन्डिंग आपका जो डिपार्टमेंट है, उससे एसोसिएटेड लॉज होंगे, उससे ड्राइव हो रहा होगा, रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे। अब बात आई कंसाइंस की, वो क्या होता है? मान लीजिए लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन क्लियरली नहीं डिफाइंड है और आपको कहीं एक्ट करना है। अब आप फिर एक्ट कैसे करेंगे? फिर आप कंसाइंस के बेस पर एक्ट करेंगे। जो आपकी आत्मा कहेगी सही है या गलत है, वैसा आप पब्लिक बिहेवियर शो करेंगे। तो ये दो टॉपिक हम आज स्टार्ट करेंगे और देखते हैं। देखिए, लॉज, मोरल्स एंड एथिक्स, ये कुछ टीचर्स बताते हैं, जबकि मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, लॉज इधर एंड मोरल्स एज वेल एज एथिक्स, क्योंकि मेरे लिए ये दोनों कीवर्ड सिमिलर हैं। तो ये वेन डायग्राम मेरे लिए सही नहीं है, मैं इस वेन डायग्राम को फॉलो करूंगा। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं जिसमें लॉ, एथिक्स और उसमें कोरिलेशन भी पूछा गया है। देखिए, पीवाईक्यू ऑफ 2015, डिफरेंशिएट बिटवीन लॉ एंड एथिक्स। मेनली क्या है, आपको दोनों की डेफिनेशन दे देनी है और दोनों में जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट कर देना है। मीन्स उनका जो डिफरेंस है उसको हाईलाइट करना है, 50 वर्ड्स में इसको लिखना है। Explain with the help of examples where an act is ethically right but not legally and an act is legally right but not ethically। देखिए, इसका वेन डायग्राम से समझते हैं तो जल्दी समझ में आएगा। देखिए, मैंने आपको बताया ये लॉ का हो गया वेन डायग्राम या सेट, ये लॉ का हो गया और ये हो गया आपका एथिक्स और मोरलिटी का। तो देखिए, ये जो कॉमन एरिया है ये हो सकता है लीगल भी और एथिकल भी। यहाँ पर जो भी एक्ट लाई करेंगे वो लीगल भी होंगे, एथिकल भी होंगे। इतने में बचे हुए पार्ट में यहाँ पर जो भी एक्ट लाई करेंगे वो एथिकल तो हो सकते हैं और नॉन लीगल भी हो सकते हैं, शायद लीगल ना हो। और यहाँ पर जितने भी एक्ट लाई करेंगे वो शायद लीगल तो हों लेकिन एथिकल नहीं होंगे, एथिकल नहीं होंगे। बस इस वेन डायग्राम के जो एग्जाम्पल्स हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, उसको बता देना है। ये तो मैंने आपको वेन डायग्राम से बता दिया, आप एग्जाम्पल्स से बताएंगे। तो मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं और डेफिनेशन भी लिख रखी है। तो 150 वर्ड्स में इसको लिखना था, 50 वर्ड्स में इसको लिखना था। इसको डिस्कस करेंगे, इसका आंसर भी डिस्कस करेंगे। देखिए, लॉ एंड एथिक्स में डिफरेंशिएट भी करूंगा, उसको डिस्कस भी करूंगा। अब देखते हैं सोर्सेस ऑफ एथिक्स। इन अदर वर्ड्स, फ्रॉम वेयर डू वी गेट आवर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। जो भी हमें सही और गलत के बारे में पता है वो कैसे पता है, कहां से पता है? तो एपिस्टेमोलॉजी ऑफ एथिक्स की बात कर रहे हैं। द टॉपिक इज कवर्ड इन डिटेल इन सब्सिक्वेंट हेडिंग, दैट इज फाउंडेशनल वैल्यूज। तो ये टॉपिक फाउंडेशनल वैल्यूज में भी कवर किया जाएगा। अभी पढ़ लेते हैं क्या है ये। तो सोर्सेस क्या हो सकते हैं? हम लोग रिलीजन में जो नॉलेज है
उससे कुछ ना कुछ डिराइव करते हैं और रिलीजन से समझते हैं क्या अच्छा क्या बुरा। बहुत सारे धर्मों में ये कह दिया जाता है ऑनेस्टी इज द ग्रेट वर्च्यू। तो ऑनेस्टी के बारे में हमें रिलीजन से पता लग जाता है। स्पीकिंग ट्रुथ भी बहुत सारे रिलीजन में बोला गया है। बहुत सारे गॉड कुछ ना कुछ अच्छा या बुरा के बारे में बोलते हैं। तो गॉड एंड रिलीजन से भी हमें एथिक्स की नॉलेज ड्राइव होती है। अब देखिए, गॉड में आप बहुत अच्छा एग्जांपल किसका दे सकते हैं? लॉर्ड कृष्ण का। तो उनके जो गीता के उपदेश हैं वो कहीं ना कहीं राइट और रॉन्ग के बारे में ही बता रहे हैं। और कहां से पता लगता है राइट एंड रॉन्ग के बारे में या एथिकल नॉलेज के बारे में? ह्यूमन कंसाइंस और पर्सनल एक्सपीरियंसेस। देखिए, कंसाइंस का मीनिंग होता है इनर वॉइस। मान लीजिए आप गॉड और रिलीजन से गाइडेड नहीं है, मान लीजिए आप एथिस्ट हैं, ठीक है, आपके लिए ये नॉलेज का कोई मतलब नहीं बनता। तो फिर आपकी अंतरात्मा की आवाज, जैसे जब कुछ आप क्राइम करते हैं या करने जा रहे होते हैं, उससे पहले अंदर से एक व्यू आता है कि यार ये गलत है, ये सही है, इसको नहीं करना चाहिए, इसको करना चाहिए। ये जो अंदर की आवाज है इसको कहते हैं ह्यूमन कंसाइंस। तो आपके अंदर की आवाज या इनर वॉइस या अंतरात्मा की आवाज, इससे गाइडेड होके आप राइट और रॉन्ग की नॉलेज गेन करते हैं। या आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उससे आपने राइट एंड रॉन्ग को सीखा। जैसे कुछ आपने मूवीज से सीख लिया, कुछ आपने पर्सनल लाइफ से सीख लिया, क्या गलत है क्या सही है। आपने सामने वाले के साथ होता हुआ इनजस्टिस देखा, उससे आप समझ लिए कि ये एक्ट्स गलत हैं क्योंकि ये अनजस्ट एक्ट है। तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस की बात हो गई। द एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रेट एंड गुड ह्यूमन बींग्स। देखिए, हम कुछ एक्ट देखते हैं और कभी कभी हम पूरी पर्सनालिटी को देखते हैं। जैसे महात्मा गांधी, उनकी पूरी लाइफ को देखेंगे तो आपको उसमें बहुत सारे एक्ट्स ऐसे देखेंगे जो एथिकल होंगे और हम उनको यूज कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। मीन्स अपना राइट और रॉन्ग उन ग्रेट एंड गुड ह्यूमन बींग्स की लाइफ से निकल के आता है। तो जो अपने रोल मॉडल्स होते हैं उनसे भी हम एथिकल नॉलेज के बारे में सीखते हैं। मीन्स राइट एंड रॉन्ग का जो सेंस है वो रोल मॉडल की लाइफ को देखकर भी आता है। तो अब देखिए, यहाँ पर रोल मॉडल की जो बात आती है, रोल मॉडल, वो रोल मॉडल आपके कौन होने चाहिए? रोल मॉडल ऐसे नहीं होने चाहिए जिनको आप डे टू डे बेसिस पर ऑब्जर्व ना कर पाए। मीन्स वो कभी कभार ऑब्जर्व हो पाए, या तो वो किताबों में बहुत अच्छी तरीके से लिखे हों तो वो आपके रोल मॉडल हो सकते हैं क्योंकि उनकी जिंदगी को आप एक खुली किताब की तरीके से देख सकते हैं। या आपके आसपास, जैसे आपके घर में कोई, आपका कोई एल्डर, आपके कोई बहुत अच्छे टीचर, या फिर आपके जिले में आया हुआ कोई एक एडमिनिस्ट्रेटर, उसको आप एक रोल मॉडल लिखें। ना कि ऐसा रोल मॉडल जो आपने कहीं किताबों में बस पढ़ लिया है कि उसने एक ये काम कर दिया था, एक जिले में आया था। नहीं, आपके आसपास जो भी लोग आए उनसे आप क्या सीख रहे हैं तो वो ज्यादा अच्छा साउंड होगा। एंड लेसन्स फ्रॉम लाइफ्स ऑफ ग्रेट पीपल। तो ग्रेट पीपल की लाइफ्स को देखकर जो भी लेसन सीखते हैं उससे राइट एंड रॉन्ग का पता लगता है। और क्या हो सकता है सोर्सेस ऑफ एथिक्स? फैमिली, स्कूल, सोसाइटीज, लॉज, सोशल मीडिया एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें हैं। तो अब हम बात करेंगे लॉ एंड एथिक्स के बारे में कि लॉ कैसे सोर्स हो सकता है एथिकल नॉलेज का। सोर्स में मैंने ऐसे यहाँ पे इसको ऐसे क्यों नहीं बनाया? लॉ से ही एथिकल नॉलेज ड्राइव होती है, ऐसे क्यों नहीं लिखा? शायद ये बात गलत हो। मैं कह रहा हूं लॉ एंड एथिक्स का कंप्लीमेंट्री रोल हो सकता है। मींस जहां एथिक्स कम पड़ रही है वहां लॉ आ जाता है, जहां लॉ कम पड़ रहा है वहां एथिक्स आ जाती है। तो इनका अगर डायग्राम बनाएं तो ऐसे कंप्लीमेंट्री बनाइए। देखिए, लॉ का अगर ये सर्कल है, मान लीजिए सेक्टर है, तो बचा हुआ एथिक्स का है। तो ऐसे ये एक दूसरे को कंप्लीमेंट करते हैं। ये देखिए, अब देखते हैं कुछ भी वैक्यू और स्टार्ट करते हैं। Which eminent personality has inspired you the most in the context of ethical conduct in life? तो आपने किस पर्सनालिटी को देखा और उससे इंस्पायर हुए इन द कंटेक्स्ट ऑफ एथिकल कंडक्ट इन लाइफ? अब देखिए, अब इसमें आप आंसर किसी भी रोल मॉडल का लिख सकते हैं। अब इसमें जो साउंड आंसर होगा, जो एथिकली जस्टिफाइड आंसर होगा, उसमें आप वो पर्सनालिटी लिखिए जिसको आप शायद ज्यादा देख पाते हो और उससे ज्यादा सीख पाते हो। जैसे मेरे केस में ये आंसर हो सकता है मेरा कोई रिलेटिव, या जो मैंने पॉलिटिशियन अपने आसपास देखे हैं, या मेरे पेरेंट्स के बारे में हम कुछ लिख सकते हैं जिनकी कुछ अच्छी वैल्यूज से हमने कुछ अच्छा सीखा। हम कुछ एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर, जो आपके जिले में एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर आया, उसके बारे में लिख सकते हैं। अब देखिए, तो ये जो क्वेश्चन है इस क्या बता रहा है कि आप एथिकल कंडक्ट ऑब्जर्व कर पाते हैं किसी दूसरी पर्सनालिटी में कि नहीं। और ऑब्जर्वेशन की बात नहीं है, क्या उससे
इंस्पायर भी हो पाते हैं और कुछ सीख भी पाते हैं। तो ये फीडबैक लूप यहाँ पे लग रहा है। गिव द जिस्ट ऑफ हर टीचिंग्स गिविंग स्पेसिफिक एग्जांपल्स। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल की बात है तो आपको इथिक्स में एग्जाम्पल्स बहुत सारे देने होंगे, तो उसकी जो टीचिंग है उसका जिस्ट दीजिए और एग्जाम्पल भी बताइए। डिस्क्राइब हाउ यू हैव बीन एबल टू अप्लाई दिस टीचिंग्स। आप कैसे अप्लाई कर पाए, एक तो आप क्या देख पाए उसमें और क्या अप्लाई कर पाए। इथिक्स इज अबाउट एप्लीकेशन। ये रोट लर्निंग नहीं है, ये थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है, ये एप्लीकेशन है। आपको उस नॉलेज को शोकेस भी करना है फॉर योर ओन एथिकल डेवलपमेंट। आप उस डेवलपमेंट को कैसे कर पाए, आप वो राइट एंड रॉन्ग की नॉलेज कैसे अप्लाई कर पाए, ये बताना है। तो ये आंसर आपको ऐसे देना है। अब इसमें आपको जो ध्यान रखना है वो क्या है, नो रिलीजियस फिगर्स शुड बी कोटेड लाइक लॉर्ड कृष्ण, लॉर्ड राम, जीसस। तो ऐसे आप फिगर को ना लें तो ज्यादा अच्छा है। डोंट कोट सुपर हीरोज लाइक स्पाइडरमैन, सुपरमैन, शक्तिमान और एनी अदर कॉमिक हीरो, क्योंकि आप यूपीएससी में बैठे हुए हैं तो सुपर हीरोज को लिखना ठीक नहीं है। अब देखिए लॉ एंड एथिक्स। अब स्टार्ट करते हैं लॉ एंड एथिक्स। लॉ की डेफिनेशन देखें, अ सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल्स एंड रूल ऑफ ह्यूमन कंडक्ट रिकॉग्नाइज्ड और प्रिस्क्राइब्ड बाय अ सुप्रीम अथॉरिटी। तो देखिए यहां पर सुप्रीम अथॉरिटी की बात है, इस पर चर्चा करेंगे। इनकम्पासिंग बोथ सिविल एंड क्रिमिनल लॉ। जबकि एथिक्स की बात करें, द स्टडी ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड मोरल जजमेंट एंड कंडक्ट। तो ये तो राइट एंड रॉन्ग की बात है एथिक्स, मोरल जजमेंट एंड कंडक्ट की बात है, ये भी कंडक्ट की बात है, ये भी कंडक्ट की बात है। लेकिन इसमें सेल्फ रेगुलेशन मायने रखता है, सेल्फ रेगुलेशन। अगर लॉ ना भी हो फिर भी आप एथिकल हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। लेकिन लॉ में होता क्या है, एक सुप्रीम अथॉरिटी बनाई जाती है, वो आपको गाइड करती है, आपके कंडक्ट को गाइड करती है। मींस ये इम्पोज्ड है किसी के द्वारा, तो किसी का होना इसमें जरूरी है, जबकि इसमें आपका ही होना जरूरी है। सामने कोई हो या ना हो फिर भी आपके कंडक्ट राइट होंगे। यहाँ पे कंडक्ट को राइट बनाने के लिए एक अथॉरिटी है, एक लॉ है जिसने कुछ लिख दिया, और अगर आप उसको वायलेट करते हैं तो आपको पनिशमेंट भी दूसरा ही देगा। जबकि इथिक्स के केस में ये बात है कंडक्ट की, लेकिन इसमें पनिशमेंट आप खुद को ही देते हैं। आप कैसे कैसे खुद को पनिशमेंट देते हैं, एक जो फीलिंग होती है गिल्ट की, गिल्ट आपको डे टू डे बेसिस पर पनिश करती है, या जो कंसाइंस की बात है, अंतरात्मा की आवाज, वो भी आपको पनिश करती है। तो यहां पर अथॉरिटी के द्वारा पनिशमेंट है, इथिक्स में आप खुद को ही पनिशमेंट करते देते हैं। अब हमने लॉ में देखे थे सिविल और क्रिमिनल लॉ, जबकि इथिक्स में क्या है, पर्सनल इथिक्स और प्रोफेशनल इथिक्स। पर्सनल इथिक्स क्या है, स्टैंडर्ड फॉर एन इंडिविजुअल पर्सनल लाइफ। तो पर्सनल लाइफ में जो भी स्टैंडर्ड्स हैं एक व्यक्ति के, वो पर्सनल इथिक्स हो जाते हैं। जबकि प्रोफेशनल इथिक्स में एक गाइडिंग सिस्टम और कोड ऑफ इथिक्स फॉर प्रोफेशनल। तो देखिए इसमें बहुत सारे प्रोफेशनल के लिए एक सेट ऑफ कोड है, जैसे पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी। बहुत सारे लोग एक किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वो सिंगल कोड ऑफ एथिक्स से जज होते हैं, उसको ही कहा जाता है प्रोफेशनल एथिक्स। तो प्रोफेशनल एथिक्स इज अबाउट कोड्स, नॉट अबाउट पर्सनालिटी। जबकि पर्सनल एथिक्स ये किसके बारे में है, ये इन सब के बारे में है, इंडिविजुअल लेवल पर। अब देखते हैं एथिक्स और लॉ में डिफरेंस। इट इज अबाउट राइट एंड रॉन्ग और गुड एंड बैड, ये डेफिनेशन हमें पता है। लॉ इज अबाउट लीगल एंड इलीगल। लॉ में किताबों में जो लिख दिया, लॉ की किताबों में जो लिख दिया वो लीगल है, और जो नहीं कवर है वो नॉन लीगल है, और उसको वायलेट करने पर आपको इलीगल कहा जाता है। समझ गए, लॉ की जो किताबों में है उसको तो लीगल कह दिया जाता है, जो किताब में लिख दिया वो लीगल हो गया, इसको अगर वायलेट कर दिया तो इलीगल हो गया। और ये अगर डिफाइंड नहीं कर पाए कुछ भी चीज लीगल और लीगल में, उसको कह दिया था नॉन लीगल। इट डेवलप्स ग्रेजुअली फ्रॉम पीपल अवेयरनेस। ये ग्रेजुअल डेवलपमेंट की बात है, मीन्स धीरे धीरे जैसे जैसे सिविलाइजेशन ग्रो होगी वैसे वैसे आपकी इथिकल नॉलेज ग्रो होगी। जबकि लॉ आप बाई भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं कहीं से। जैसे अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कितने दिनों की कहानी है, 2 साल 18 महीना 11 दिन। तो इतने कम टाइम पीरियड में एक लॉ बन सकता है। लॉज आर रिटन एंड इन्फोर्स्ड बाई गवर्नमेंट और स्टेट। तो ये अवेयरनेस से आ रहा है, यहाँ पर कोई बाहर की अथॉरिटी नहीं चाहिए। लॉ के केस में अथॉरिटी चाहिए और रिटन फॉर्म होना चाहिए, मीन्स कहीं ना कहीं किसी बुक में ये लिखा हो। इथिक्स आर गाइडलाइंस फॉर गुड लाइफ। तो इथिक्स
की नॉलेज होगी तो लाइफ जो होगी वो गुड होगी। लॉज और गाइडलाइंस फॉर पब्लिक कंडक्ट, तो लॉ में कंडक्ट की बात है कि आप पब्लिक में कैसे काम करें, मींस क्या करें और क्या ना करें इन पब्लिक लाइफ। इथिक्स फोकसेस ऑन सेल्फ ग्रोथ व्हाइल लॉ द पर्पस ऑफ ह्यूमन लॉ इज कॉमन गुड। तो इसका कॉमन गुड है और ये सेल्फ ओरिएंटेड। लॉ primarily focus on public life and the common good, whereas ethics focus more on personal life and how one chooses to live। अब क्योंकि आप पर्सनल लाइफ इतनी अच्छी तरीके से जी रहे हैं तो उसका इफेक्ट पड़ता है प्रोफेशनल लाइफ पे एज वेल एज पब्लिक लाइफ पर। तो इनडायरेक्टली इथिक्स भी पब्लिक लाइफ को गाइड करती है। लॉ इज एन इनफोर्सिएबल सेट ऑफ रूल्स दैट अप्लाइज टू एवरीवन in a jurisdiction while ethics is a personal और प्रोफेशनल गाइडिंग सिस्टम। अब देखिए लॉ मान लीजिए यूएसए में लग रहा है तो क्या यूएसए का लॉ इंडिया पे लगेगा? नहीं लगेगा। तो जो मान लीजिए यूएसए में रह रहा कोई इंडियन ओरिजिन का सिटीजन है, वहीं का सिटीजन है, लेकिन वो इंडियन ओरिजिन का है, वो इंडिया में आता है और इंडिया में कुछ पब्लिक एक्ट करता है, तो उसका जो एक्ट होगा क्या वो लॉ से गाइडेड होगा या इथिक्स से गाइडेड होगा? मान लीजिए वो पहली बार आ रहा है, क्या वो इंडियन लॉज के बारे में सही से जान रहा होगा? शायद नहीं। इसलिए वो इथिक्स से गाइडेड होगा। जहां लॉ काम नहीं आता है वहां इथिक्स काम आ रही है। कुछ यूनिवर्सल सेट ऑफ वैल्यूज हैं वो हर देश में मिलेंगे, कुछ यूनिवर्सल सेट ऑफ ह्यूमन कंडक्ट्स हैं वो अक्रॉस द कंट्रीज देखने को मिलेंगे, वो आपको इथिक्स में पढ़ाए या सिखाए जाते हैं। इसलिए इथिक्स वहां काम आता है जहां लॉ कम पड़ जाता है। Law operates on the axis of legal versus illegal, while ethics operates on right versus wrong। तो लॉ से लीगल और इलीगल की नॉलेज पता लगती है, जबकि इथिक्स से राइट एंड रॉन्ग की नॉलेज पता लगती है। अब स्टूडेंट को कंफ्यूजन क्या होता है, स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं, राइट को ही वो लीगल मानने लगते हैं, जबकि ये गलत है। गवर्नमेंट कोई लॉ बनाए, किताबों में लिख दे, वो तो लीगल हो जाता है, लेकिन उस लॉ से अगर जनता परेशान हो रही है तो वो लॉ कैसा होगा? वो होगा तो अनएथिकल। जैसे ब्रिटिश इंडिया में बहुत सारे लॉ ब्रिटिशर्स ने बनाए तो वो लॉ तो लीगल हो गए क्योंकि किताबों में लिख गए, लेकिन क्या वो इंडियंस को राइट लगे? शायद नहीं। तो इंडियंस के लिए वो लॉ लीगल थे क्योंकि वो कहीं किताबों में लिख दिए, किसी सरकार ने बना दिए, लेकिन वो थे अनएथिकल। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे जहां पे लीगल तो है साथ में अनएथिकल है, जहां इलीगल तो है लेकिन साथ में एथिकल है। तो स्टूडेंट कंफ्यूज ना करें, वो ना माने इलीगल हमेशा रॉन्ग होता है और लीगल हमेशा राइट होता है, ऐसा ना माने। अब देखिए लॉ एज द मोरल मिनिमम, मैंने आपको क्या बताया, मोरलिटी बहुत ज्यादा है, मोरलिटी से सब कुछ गाइड हो सकता है, लेकिन कुछ मोरलिटी को निकाल लिया जाए तो उसको लॉ में भी पुट कर सकते हैं। एवरी कंट्रीज लॉ टेंड टू रिफ्लेक्ट इट्स एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड सोसाइटल वैल्यूज। तो हर कंट्री की लॉ में कुछ आपको एथिकल स्टैंडर्ड्स मिल जाते हैं, कुछ सोशल वैल्यूज मिल जाती हैं, जैसे ट्रुथ, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, इन सब की बातें हर एक देश के लॉ में हैं। अकॉर्डिंग टू ज्यूरिस्ट एडगर बोडेनहैमर, moral convictions and values are essential non-formal sources from which laws are drawn। तो लॉ ड्रॉ होते हैं किससे? मोरल कन्विक्शंस एंड वैल्यूज से। तो क्या पता लगा, मोरलिटी और इथिक्स पहले आती है, लॉ बाद में आता है। और क्या बता सकते हैं? यहां पे एक मैं आपको और एग्जांपल देना चाहता हूं। यहां पर था इथिक्स आर गाइडलाइंस फॉर गुड लाइफ और लॉज आर गाइडलाइंस फॉर पब्लिक कंडक्ट। अब देखिए मान लीजिए आप एक इलिटरेट पर्सन है, ठीक है। अब लॉ तो आप पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते जब तक कोई दूसरा आपको ना समझाए। मान लीजिए आप सॉलिटरी जीवन जी रहे हैं और कोई वहां बताने वाला नहीं है, तो आपकी लॉ की जानकारी बहुत कम होगी आपको, लेकिन आप जीवन बहुत अच्छा जी रहे हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, तो क्या आप इलीगल समझ में आएंगे? शायद नहीं। तो जहां लॉ को समझने की क्षमता लोगों के पास नहीं है, फिर भी उनकी मदद कौन कर रहा है? इथिक्स। तो लॉ को समझने के लिए तो बेयर मिनिमम कुछ रिक्वायरमेंट है भी, आपको लिटरेट होना पड़ेगा, आपको लीगल वोकैब डेवलप करनी पड़ेगी, लीगल वोकैब को समझना पड़ेगा। इथिक्स में ऐसा कुछ नहीं है, एक अनपढ़ व्यक्ति भी एथिकल एक्ट कर सकता है।
तो इसलिए ये जो पॉइंट है, लॉ एज मोरल मिनिमम और एथिक्स आर गाइडलाइंस फॉर गुड लाइफ, लॉज आर गाइडलाइंस फॉर पब्लिक कंडक्ट, इसमें आप इलिटरेसी का एग्जाम्पल जोड़ सकते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जहां पे लॉ में तो लिख दिया गया लेकिन एक्ट वो अनएथिकल था, मींस लीगल बट मोरली क्वेश्चनेबल एक्ट्स, या कहिए लीगल बट अनएथिकल एक्ट्स। देखिए स्लेव ट्रेड, तो स्लेव ट्रेड बहुत सारी यूरोपियन कॉलोनीज में देखने को मिला, तो वो तो लॉ में लिख देते थे कि स्लेव कहाँ से खरीदे जाएंगे, कितना कीमत होगी, कहाँ बेचे जाएंगे, ये सब लॉ में डिफाइन कर देते थे। वो एक समय लीगल था, कहाँ पे, यूएसए में। कहाँ पर, अर्लियर टाइम्स में। टाइम स्केल में जाएं तो अगर ये 2026 आज यहाँ पर है तो कहीं यहाँ पर वो चीज लीगल हुआ करती थी, लेकिन बट इट वाज अनएथिकल एक्ट, तो वो यहाँ पर भी अनएथिकल था, इस टाइम पीरियड में भी, और आज भी अनएथिकल है। अब देखते हैं लीगल टाइम स्केल पे क्या हो रहा है। बट इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी इट इज इलीगल एज वेल एज अनएथिकल। तो देखिए इस टाइम स्केल पे चलिए, लीगलिटी यहाँ पर देखते हैं और एथिक्स क्या कह रही है यहाँ पर देखते हैं। मान लीजिए 2026 और यहाँ पे चलते हैं 1600 और बात कर रहे हैं यूके की सोसाइटी। तो यहाँ पर स्लेव ट्रेड है वो लीगल है और यहाँ पर जो स्लेव ट्रेड है वो इलीगल हो गया टाइम स्केल में। लेकिन एथिक्स की बात करें तो यहाँ पर भी ये अनएथिकल था और आज भी ये अनएथिकल है। तो आपको कौन ज्यादा साउंड समझ में आता है, कौन ज्यादा जस्ट समझ में आता है, लॉ की एथिक्स, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ऐसे ही इंडिया के केस में अनटचेबिलिटी, टाइम स्केल पे अनटचेबिलिटी कभी लीगल हुआ करती थी या कहें लॉ में सही से डिफाइंड नहीं थी, जबकि ये पहले भी अनएथिकल एक्ट था और आज भी अनएथिकल है। आल्दो 2026 में ये एक इलीगल एक्ट भी है। 1950 ऑनवर्ड जब से कॉन्स्टिट्यूशन आया, आर्टिकल 17 के बाद ये इलीगल एक्ट हो गया, तो ये बात मैंने यहाँ पर लिख दी। ऐसे ही एबॉर्शन का केस है। एबॉर्शन विद सम केवियट्स इज लीगल बट बिकम्स अनएथिकल समटाइम्स। देखिए एबॉर्शन को भी आप कुछ टाइम स्केल पर देखते हैं, जैसे 10 वीक्स से पहले एबॉर्शन लीगल हो जाता है, 10 से 20 वीक्स में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, लीगल कॉम्प्लिकेशंस हैं, और 20 वीक्स के बाद ये इलीगल साउंड होता है। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने विद सम केवियट्स लिखा। लेकिन ये अनएथिकल कब साउंड होता है, क्योंकि यहाँ पर एथिक्स कहता है राइट टू लाइफ ऑफ अनबॉर्न बेबी, और दूसरी यहाँ पे डायलेमा क्या है, राइट टू बॉडीली ऑटोनॉमी। तो जो महिला है उसे बॉडीली ऑटोनॉमी मिली है कि नहीं, इसकी बात है। तो यहाँ पर ये दोनों टॉपिक एथिक्स में कवर किए जाते हैं। ये मोरल जो डायलेमा है वो एथिक्स में देखा जाता है। अब देखिए एक और अच्छा सा एग्जांपल, मान लीजिए आप एक ब्यूरोक्रेट हैं या एक पॉलिटिशियन है और आपको पता लग रहा है अंदर अंदर कि एक जमीन का या जमीन के पास एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आ रहा है, इस गांव में एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आ रहा है, ये आपको इनडायरेक्ट या इनफॉर्मल तरीके से पता लग गया पहले से ही। अब आपने क्या किया कि साल या 2 साल बाद शायद मेरे पास कागज आएंगे या मेरे दोस्त के पास उस प्रोजेक्ट के कागज आ जाएंगे, ये आपको क्लियर समझ में आ रहा है। तो आप करेंगे क्या, आप क्या वहां पर कुछ जमीन को बाई कर सकते हैं? शायद हाँ, लॉ में इसको मना नहीं किया गया, लेकिन एथिक्स में ये गलत हो जाएगा, क्योंकि लॉ में ये सब बातें इतना ज्यादा डिफाइन होकर नहीं लिखी जा सकती, लेकिन एथिक्स में बात होती है कंसाइंस की, गिल्ट की, इसलिए ये सब अनएथिकल एक्ट हो जाते हैं। अब देखिए पर्सनल एक्ट के बारे में देखते हैं। इफ यू प्रॉमिस टू हेल्प योर फ्रेंड एट टाइम्स ऑफ क्राइसिस, आपने प्रॉमिस कर दिया कि मैं आपकी मदद करूंगा, आपने अपने दोस्त से कह दिया मैं आपकी मदद करूंगा जब भी आप प्रॉब्लम में होंगे, बट हेल्प वाज नॉट रेंडर्ड एट द टाइम ऑफ क्राइसिस, लेकिन जब वो क्राइसिस में आया तो आपने मना कर दिया। तो अब देखिए ये जो एक्ट है वो लॉ में कहीं डिफाइंड ही नहीं है, लॉ इतना ज्यादा कंप्रिहेंसिव हो ही नहीं सकता, तो ये एक्ट कहां देखा जाएगा? अगर एथिक्स की बात करें वहां पर ये एक्ट अनएथिकल समझ में आएगा, क्योंकि आपने अपनी प्रॉमिस को रखा नहीं। अब देखिए एक और unethical but legal act. An insurance broker might legally push a client toward a bad investment to maximize their own commission. अब देखिए ये कहीं लॉ में नहीं लिखा कि बैड इन्वेस्टमेंट और गुड इन्वेस्टमेंट के बारे में बताना है और कैसे बताना है, इतना कंप्रिहेंसिव लॉ नहीं हो सकता। लेकिन अगर उसने आपको बैड इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया और उसके इंटेंशंस क्या थे, उसके कमीशन को मैक्सिमाइज करने के लिए, तो उसका एक्ट क्या हो जाएगा? अनएथिकल। आल्दो ये लीगल साउंड होता है क्योंकि लॉ में कहीं ना कहीं ये डिफाइंड नहीं होगा। एक और अच्छा सा एग्जांपल जो मैं अपनी पर्सनल लाइफ से आपको देता हूं, मैं एक हेल्थ इंश्योरेंस लिए हुए था,
हेल्थ इंश्योरेंस में एक पॉलिसी होती है जिसमें आपको उसको बीच में टर्मिनेट नहीं कराना होता है, कंटिन्यू कराना पड़ता है 3 साल तक, तब उसके बाद आपको बड़े आसानी से क्लेम मिल जाता है। मैं हेल्थ इंश्योरेंस कंटिन्यूअसली 4 से 5 साल तक लिए रहा। मेरा जो हेल्थ इंश्योरेंस एजेंट थे वो कर क्या रहे थे, वो हर बार हमें एक नई पॉलिसी दे दे रहे थे। मीन्स मेरी जो पॉलिसी है वो टर्मिनेट करा के दोबारा एक नई पॉलिसी, तीसरे ईयर में एक नई पॉलिसी, चौथे ईयर में एक नई पॉलिसी, 5वें ईयर में एक नई पॉलिसी। ऐसा वो क्यों कर रहे थे? वो बस ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि हर एक नई पॉलिसी में उन्हें ज्यादा कमीशन मिलता है और पुरानी पॉलिसी में कंटिन्यू कराने पर उन्हें कम कमीशन मिलता है। तो उन्होंने सोचा कि इनकी पॉलिसी को कंटिन्यू ना कराया जाए, उन्हें बार बार एक नया इंश्योरेंस दे दिया जाए। हुआ क्या, मैंने एक बार इसको क्लेम किया। उस क्लेम में मुझे पता लगा कि मेरा जो एजेंट है वो मेरे साथ अनएथिकली ट्रीट कर रहा है। आल्दो लॉ में वो कहीं डिफाइंड ही नहीं था कि ये गलत कर रहा है या सही कर रहा है, लेकिन वो अनएथिकल एक्ट है। A CEO who legally lays off many workers to save money and then uses those savings to increase his own salary and the salaries of top management। अब आपने अपने साथ के वर्कर्स निकाल दिए और उनकी सैलरी से अपनी सैलरी बढ़ा ली या टॉप मैनेजमेंट की सैलरी बढ़ा दी, वो एक्ट हो जाएगा अनएथिकल। although ये लीगल साउंड हो रहा है, आपको लॉ में ले ऑफ करने की जिम्मेदारी होगी, लेकिन अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए आप ले ऑफ कर रहे हैं तो गलत है। अब देखते हैं इलीगल एंड एथिकल एक्ट। मान लीजिए आप ट्रैफिक रूल्स को डे टू डे बेसिस पर फॉलो बहुत करते हैं, आप हेलमेट भी पहनते हैं, ट्रैफिक लाइट्स को भी फॉलो करते हैं, लेकिन एक दिन आपको किसी की लाइफ बचानी है तो आप उन रूल्स को वायलेट कर दे रहे हैं, तो वो एक्ट इलीगल साउंड हो रहा है लेकिन एथिकल है। मान लीजिए ये केस एम्बुलेंस ड्राइवर पे लगाइए तो उसके लिए तो ये एथिकल भी है और लीगल भी हो सकता है। ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ by Mahatma Gandhi was illegal but it was ethical in those circumstances। चलते हैं सॉल्ट लॉ पर। तो सॉल्ट लॉ तोड़ना, क्योंकि लॉ को ब्रीच किया था गांधी ने, तो लॉ तो उन्होंने ब्रीच कर दिया, तो एक्ट तो उनका हो गया इलीगल। और उन्होंने नमक बनाया क्योंकि गवर्नमेंट इसको मना कर रही थी, लेकिन उस समय गांधी का एक्ट एथिकल क्यों साउंड होता है? क्योंकि वो बात कर रहे थे स्वराज की और वो कहीं से भी अनएथिकल बात नहीं थी। महात्मा गांधी एंड Martin Luther King Jr. both argued that one has a moral duty to refuse to obey terrible or unjust laws without resorting to violence। अब देखिए, गांधी और मार्टिन ल्यूथर किंग जूनियर दोनों कहते हैं आपको लॉ फॉलो करने हैं लेकिन अनजस्ट लॉ कभी नहीं फॉलो करने। तो गांधी के लिए शॉर्ट लॉ कैसा था? अनजस्ट, इसलिए उन्होंने उसको ब्रीच किया। तो देखिए, गांधी का ये एक्ट एथिकल क्यों कहा गया? क्योंकि उन्होंने एक साउंड रीजनिंग दी अनजस्ट की, ये वर्ड जो ऐड कर दिया अनजस्ट, ये एक अच्छी सी रीजनिंग दे रहा है, इस वजह से ये अपने एक्ट को एथिकल कहला पाए। कुछ स्कॉलर इस एक्ट को एथिकल लिख पाए क्योंकि जो सॉल्ट लॉ था वो अनजस्ट था, डिस्क्रिमिनेटरी था, अनजस्ट। और देखते हैं, बिफोर अगस्त 2017 ट्रिपल तलाक दैट इज तलाक ए बिद्दत इन इंडिया वाज लीगल बट अनएथिकल, बट आफ्टर दैट इट इज इलीगल एज वेल एज अनएथिकल। देखिए फिर टाइम स्केल पे चलती है 2026 और ये चलते हैं 2017। यहां से पहले ट्रिपल तलाक लीगल था क्योंकि लॉ में कहीं ना कहीं डिफाइंड कुछ था ही नहीं इसके बारे में, और अनएथिकल था क्योंकि उस समय भी ये एक्ट मोरली जस्टिफाइड नहीं था। लेकिन 2017 के बाद सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई और लॉ गवर्नमेंट ने लॉ बनाया तो ये हो गया इलीगल। अब आप पनिश भी किए जाएंगे अगर ट्रिपल तलाक जैसी एक्टिविटी फॉलो करेंगे, लेकिन अनएथिकल ये आज भी है। तो लॉ में डिफाइंड नहीं है तो क्या अनएथिकल नहीं होगा? नहीं, जी हाँ होगा। तो 2017 से पहले ये केस था और 2017 के बाद ये केस। इन 1939 इन जर्मनी हाइडिंग अ ज्यूइश फैमिली वाज इलीगल एंड पनिशेबल। तो ज्यूइश को बचाना हिटलर के राज में इलीगल भी था, पनिशेबल भी था। अब बताइए, किसी बंदे की जान बचाना क्या अनएथिकल हो सकता है? शायद नहीं। इसलिए yet many felt it was morally acceptable to help them। तो ज्यूज को बचाना एथिकल एक्ट हो सकता है। although 1939 इन केस ऑफ जर्मनी वो एक इलीगल और पनिशेबल एक्ट था। तो लेकिन आज बात करें इस टाइम स्केल पे, फिर चलते हैं 2026 और ये जर्मनी में आ गए 1939। यहाँ पर ये जो एक्ट है वो इलीगल है लेकिन एथिकल है, लेकिन 1945 के बाद ये एक्ट कैसा हो गया? लीगल भी हो गया और एथिकल भी हो गया। अब देखते हैं इलीगल एंड अनएथिकल एक्ट। ये बहुत इजी होते हैं, इनको ज्यादा
पढ़ना नहीं होता है, क्योंकि ये तो कॉमन है। इनसाइडर ट्रेडिंग इज अनएथिकल एज वेल एज इलीगल। वॉर क्राइम इज बोथ इलीगल एंड अनएथिकल। तो हमने बात की थी गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर। देखते हैं वो क्या कह रहे हैं अनजस्ट लॉज पर। इन हिज लेटर फ्रॉम बर्मिंघम जेल ही आउटलाइंड कंडीशंस दैट मे अ लॉ अनजस्ट एंड वर्थी ऑफ बीइंग डिसओबेड। तो कुछ कंडीशंस ये बता रहे हैं अनजस्ट लॉज के बारे में, और इनको अगर आप वायलेट भी करते हैं तो आपके एक्ट एथिकल कहे जाएंगे, ना कि अनएथिकल। देखते हैं लॉज दैट आर इनकंसिस्टेंट विद यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स लाइक बेनेवलेंस, ट्रुथफुलनेस, बहुत सारे यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स हैं। इनको फॉलो ना करते हुए अगर कोई लॉ बनाया गया है तो फिर आप उसको वायलेट कर सकते हैं। लॉज दैट डिग्रेड पीपल, तो पीपल या ह्यूमन डिग्निटी को जो डिग्रेड कर रहा है, ह्यूमन लाइफ को वो किनारे करे दे रहा है, ह्यूमन लाइफ की कीमत नहीं समझ रहा, ऐसे लॉ को हमें फॉलो नहीं करना है। लॉज इम्पोज्ड ऑन माइनॉरिटी ग्रुप्स बट नॉट इंटेंडेड टू अप्लाई टू एवरीवन। देखिए जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉ होते हैं और जो माइनॉरिटी के साथ गलत करते हैं और मेजॉरिटी को ध्यान में रखते हुए ही बनाए जाते हैं, ऐसे लॉ भी अनजस्ट लॉ हैं एज पर मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ऐसे लॉ को भी आप वायलेट कर सकते हैं, और ऐसे लॉ को वायलेट करने पर आपका एक्ट एथिकल कहा जाएगा, और उसकी जो रीजनिंग है वो आप बाई कर सकते हैं कहां से, इन पॉइंट्स। लॉज imposed on groups that are not allowed to vote or have a voice in the legislative process। अगर आपका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव लॉ नहीं बना रहा, क्योंकि आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में हैं, तो आपका रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है तो आपका रिप्रेजेंटेटिव अगर पार्लियामेंट में नहीं बैठा है और आपके ऊपर कोई लॉ थोपा जा रहा है, एक्सटर्नली इम्पोज्ड है, और वो आपकी विल के आधार पर नहीं है, तो फिर ऐसे लॉ को आप डिनाई कर सकते हैं। जस्ट लॉ यूज्ड इन अनजस्ट वेज, ये देखिए ये बहुत अच्छा पॉइंट है। लॉ तो जस्ट है, लेकिन उसका जो एप्लीकेशन है, ये आगे एप्लीकेशन पार्ट में। लॉ बहुत अच्छे इंटेंट के साथ बनाया गया था कि बहुत अच्छी चीजें होंगी इससे, लेकिन एप्लीकेशन में ब्यूरोक्रेसी ने क्या किया, लॉ की ऐसी की तैसी कर दी। तो ये प्रकार अगर ऐसा कुछ है, ये एग्जाम्पल है, तो फिर आप इसको वायलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है, वो कहती है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो लॉ किस इंटेंट के साथ बनाया गया था? एक तो लॉ कुछ प्रोसीजर्स के साथ बनाया गया, एक मेजोरिटी थी, उसने उसको पास किया, संविधान के आधार पे हुआ, संसद में लोग बैठे, उस पर डिस्कशन हुआ, पार्लियामेंट्री कमिटीज बनी, ये सब एक प्रोसीजर के तहत हुआ। तो वो कहा जाता है ये प्रोसीजर्स के तहत हुआ, तो लॉ को कह दिया जाता है लॉ इज फेयर एज पर प्रोसीजर स्टेबलाइज्ड बाय लॉ। या आप आर्टिकल 21 में पढ़े होंगे। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी फॉलो किया जाना चाहिए। लॉ इस नजरिए से बनाया जाना चाहिए कि, या फॉलो किया जाना चाहिए, जो नजरिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेकर्स का था, जो नजरिया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों का था। तो इंटेंट बहुत मायने रखता है इसको अप्लाई करते वक्त इन पब्लिक लाइफ। वाई इथिक्स इज नेसेसरी, आप देखिए लॉ तो है ही, तो क्या अकेले लॉ काम नहीं चला सकता था? क्यों एथिक्स की जरूरत है? द लीगलिस्ट व्यू आर्ग्यूज दैट इफ एन एक्शन इज इलीगल इट इज रॉन्ग एंड देयरफॉर एथिक्स इज रिडंडेंट। इलीगल है तो रॉन्ग है, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारे स्टूडेंट भी इस चीज में कंफ्यूज करते हैं, और लीगलिस्ट भी, एडवोकेट भी बहुत सारे यही बात करते हैं कि लॉ की ही बात करिए, क्या एथिकल अनएथिकल की बात करते हैं। तो एथिक्स तो रिडंडेंट है, बेकार है, इसकी कोई जरूरत नहीं। सम स्कॉलर प्रोवाइड काउंटर आर्ग्यूमेंट्स। लॉ डज नॉट कवर एवरीथिंग। लॉ सब कुछ कवर नहीं कर सकता। मैंने आपको बताया लॉ बहुत कंप्रीहेंसिव नहीं हो सकता, बहुत छोटी सी किताब होती है लॉ की, इतनी बड़ी किताब नहीं हो सकती। तो फिर बहुत सारी जो लॉ में छूट जाती हैं, लॉ कवर कर ही नहीं सकता, वो कहीं एथिक्स में काम आती हैं। सर्टेन बिहेवियर सच एज स्कोल्डिंग समवन इन एन ऑफिस। अब किसी को डांटना है, कैसे डांटना है, कब डांटना है, कितना डांटना है, ये लॉ में डिफाइंड नहीं हो सकता, लेकिन शायद एथिक्स में ये सब कुछ आसानी से बता दिया जाता है। मे बी मोरली क्वेश्चनेबल बट आर नॉट टिपिकली कवर्ड बाय लॉ। लॉ इज रिएक्टिव एंड स्लो। देखिए लॉ रिएक्टिव होता है, मींस जब कोई एक एक्ट हो जाता है तब ही लॉ होता है, लॉ तभी काम करता है। लेकिन इथिक्स जो है वो प्रोहिबिटिव भी हो सकता है, प्रोहिबिटिव रोकता है कुछ एक्ट करने से। इथिक्स इज ऑफन द प्रीकर्सर टू लॉ। ज्यादातर देखिए जो कीवर्ड है ऑफन, हमेशा नहीं लेकिन प्रायः, प्रीकर्सर टू लॉ। तो लॉ जो डिफाइंड है वो एथिकल नॉलेज से ही आता है, मींस समाज में जो नॉलेज है उस नॉलेज को कोडिफाई कर दिया जाता है कुछ किताबों में,
और कुछ एक पैटर्न में, तो उसको लॉ कह दिया जाता है। लेकिन वो नॉलेज कहाँ से आ रही होती है, वो समाज से ही आ रही होती है, वो एथिकल नॉलेज ही होती है। फॉर एग्जाम्पल, सेक्सुअल हरेसमेंट वाज ऑलवेज अनएथिकल, सही बात है, बट स्पेसिफिक लॉज टुक मच लॉन्गर टू डेवलप। तो लॉ तो बहुत देर में आए, बाद में आए, लेकिन उससे पहले एथिक्स में वो बात आ चुकी थी। सिमिलरली विसल ब्लोइंग लॉज आर स्टिल इवॉल्विंग। बहुत सारे देश में विसल ब्लोइंग जैसे लॉ नहीं है, लेकिन क्या विसल ब्लोइंग अनएथिकल एक्ट है? शायद नहीं, क्योंकि वो तो करप्शन को बता रहा है, तो वो तो एथिकल एक्ट है। लेकिन बहुत सारी जगह ये लीगल एक्ट नहीं माना गया, क्योंकि लॉ में कहीं लिखा ही नहीं है। तो ये जो बात है वो है लॉ और एथिक्स की। तो इसलिए मैंने जो वेन डायग्राम बनाया था, लॉ यहाँ पर है, एथिक्स यहाँ पर है, और बीच में ये है लीगल एज वेल एज एथिकल एक्ट। यहाँ पे एथिकल तो है लेकिन लीगलिटी के बारे में नहीं पता, यहाँ पर लीगल तो है लेकिन एथिक्स के बारे में नहीं पता। और क्या मैंने आपको बताया, एथिक्स इज जनरली प्रीकर्सर टू लॉ, ये भी मैंने आपको बताया। अब इस आंसर को आप बड़े आसानी से लिख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड लॉ व्हेन डू वी हैव एथिक्स एंड मोरालिटी? लॉ की जरूरत ही क्या, एथिक्स है ना। जैसे अभी हमने क्वेश्चन में क्या देखा, एथिक्स की जरूरत ही क्या, लॉ है ना। अब ऐसे ही लॉ की जरूरत ही क्या, एथिक्स और मोरालिटी है ना। इसका क्या आंसर देंगे? देखिए, एथिक्स बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, मोरालिटी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, लेकिन इसमें इंटरप्रिटेशन मायने रखता है। तो इंटरप्रिटेशन हो जाता है सब्जेक्टिव, किसी के लिए वही एक्ट गुड हो सकता है, वही एक्ट बैड हो सकता है। इसलिए कुछ कॉमन मिनिमम लॉ में लिख दिया जाता है, और जब आप उसको वायलेट करते हैं, जब आप एथिक्स को वायलेट करते हैं, तो पनिशमेंट लॉ में लिखी जाती है। एथिक्स पनिशमेंट के बारे में बात बहुत नहीं करता, ये बस गिल्ट की बात है, सेम की बात है इसमें। लेकिन फिजिकल पनिशमेंट की बात एथिक्स एंड मोरालिटी में नहीं है। लेकिन लॉ में फिजिकल पनिशमेंट की बात है। जब लॉ को आप ब्रीच करते हैं या एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को ब्रीच करते हैं, तो थ्रू लॉ आपको पनिशमेंट मिलती है। एज पर इमैनुअल कैंट, in a law, a person is guilty when he violates the rights of others, while in ethics he is guilty when he thinks of so। देखिए, यहां पर लॉ में जब आप किसी के लॉ राइट्स को वायलेट कर दें, मींस राइट्स हैं, इनको वायलेट करने के बाद कुछ बात होगी, मींस आपका एक्शन हो चुका है, तब लॉ पिक्चर में आएगा। जबकि एथिक्स कब आ जाएगी, जब आप ऐसा करने का सोचते भी हैं, मींस किसी के राइट को आपको वायलेट करना है, उसकी जो थिंकिंग है, थॉट ही आया, तभी आपके दिमाग में एथिकल नॉलेज काम करने लगी, यार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपकी कंसाइंस बोलने लगी, गिल्ट की फीलिंग आने लगी। आल्दो गिल्ट की जो फीलिंग है वो कंडक्ट के बाद आती है, लेकिन जो प्रायर नॉलेज होगी गिल्ट की, वो आपको ऐसा करने से रोक देगी। अब देखिए, लॉज आर फॉर्मल, कोडिफाइड एंड एक्सप्लिसिट इंस्ट्रूमेंट ऑफ बिहेवियर कंट्रोल। तो लॉ से जो बिहेवियर कंट्रोल होता है, एथिक्स से भी बिहेवियर कंट्रोल होता है, लेकिन ये कोडिफाइड हो जाता है, लॉ को कोडिफाइड कर दिया जाता है, फॉर्मल हो जाता है, साफ साफ हो जाता है। किताबों में लिख दिया, पेज नंबर 1, 2, 3 पे कुछ क्लॉज लिख दिए, उनके तहत आप ये कर रहे हैं, तो फिर ऐसा ऐसा करिए। लेकिन होता क्या है, बट देयर आर ऑलवेज सम लूप होल्स इन द लॉ। लॉ में भी लोग लूप होल्स ढूंढ लेते हैं इन इंटरप्रिटेशन। तो जो एथिक्स और मोरालिटी की प्रॉब्लम थी, जिस वजह से लॉ लाया गया, शायद सेम प्रॉब्लम लॉ को भी इनकाउंटर करनी पड़ती है, लेकिन स्केल थोड़ा कम हो सकता है। लॉ में इंटरप्रिटेशन में सब्जेक्टिविटी थोड़ी कम आ जाती है, जबकि इथिक्स में एंड मोरालिटी में वो सब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाती है। इसीलिए लॉ की जरूरत है, आल्दो इथिक्स एंड मोरालिटी भी एग्जिस्ट करती है सोसाइटी में। बट फॉर लॉ टू बी सक्सेसफुल, सर्टेन कंडीशंस विच आर नेसेसरी कैन बी प्रोवाइडेड बाय मोरल्स एंड एथिक्स। तो लॉ को सक्सेसफुल होने के लिए मोरल और एथिक्स तो चाहिए ही चाहिए। तो एथिक्स और मोरालिटी है, साथ में लॉ है, तो एथिक्स और मोरालिटी को सक्सेसफुल या इसको ब्रीच होने पे पनिशमेंट जो है वो लॉ से मिलती है, और लॉ को सक्सेसफुल होने के लिए एथिक्स और मोरालिटी चाहिए। तो आपको क्या समझ में आ रहा है इस डिस्कशन से, दोनों कंप्लीमेंट्री हैं, एथिक्स इधर है, लॉ इधर है, जब दोनों मिलेंगे तभी पूरा काम हो पाएगा। बिहेवियर ऑफ एनी पर्सन कैन बी रेगुलेटेड एट 3 लेवल्स। तो मैंने आपको क्या बताया, जो लॉ है वो बिहेवियर कंट्रोल के काम आता है। क्या एथिक्स बिहेवियर कंट्रोल के काम नहीं आती? जी हाँ आती है, देखते हैं कैसे। इंडिविजुअल लेवल की बात करें तो मोरालिटी काम आ रही है एज पर सम स्कॉलर्स। सोसाइटल लेवल की बात करें या प्रोफेशनल लेवल की बात करें तो एथिक्स काम आती है बिहेवियर कंट्रोल में। और इंस्टीट्यूशनल लेवल की बात करें तो लॉ काम आता है बिहेवियर कंट्रोल में। इंस्टीट्यूशनल लेवल की मीनिंग क्या है, मान लीजिए बैंक के लॉ कुछ अलग है, यूनिवर्सिटी के कुछ लॉ अलग है,
तो यूनिवर्सिटी एज एन इंस्टीट्यूशन, वहां पर जो बिहेवियर होगा वो यूनिवर्सिटी के लॉ से गाइड होगा, जबकि सेम यूनिवर्सिटी वाला बंदा बैंक में जाएगा तो बैंक के लॉ उसके बिहेवियर को कंट्रोल करेंगे। और इंडिविजुअल और सोसाइटल लेवल पर जो काम हो रहे हैं वो जनरली मोरल्स और एथिक्स से गाइडेड होते हैं। तो ये रही बात बिहेवियर रेगुलेशन की, बिहेवियर रेगुलेशन बाय लॉ एंड एथिक्स एज वेल एज मोरलिटी। तो नीड ऑफ मोरल्स एंड एथिक्स टू सप्लीमेंट द लॉ, तो ये कंक्लूजन हो गया कि इनकी जरूरत एक दूसरे को सप्लीमेंट करने की है, एक दूसरे की मदद करने की है। लॉ इज टेक्निकल सो इट कैन बी कंफ्यूजिंग फॉर कॉमन मैन। मैंने आपको बताया कॉमन मैन जिसे लीगल वोकैब जिसके पास नहीं है, जिसके पास लीगल नॉलेज नहीं है, जो इलिटरेट भी हो सकता है, तो शायद लॉ उसके लिए कंफ्यूजिंग हो, लेकिन शायद एथिक्स उसके लिए कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेगी। एज पर लॉ वायलेटर्स आर पनिश्ड ओनली व्हेन इट इज प्रूव्ड। अब देखिए लॉ में जब कुछ प्रूव हो जाता है तभी पनिशमेंट आती है, जबकि एथिक्स में क्या है, कंसाइंस से जो आत्मा की आवाज है वो आपको तुरंत पनिश करने लगती है। जैसे ही आपने कुछ गलत किया डे टू डे बेसिस पर आपकी आत्मा आपको जवाब देने लगेगी। पनिशमेंट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, तो लॉ में तो पनिशमेंट बहुत दिनों बाद है, बहुत दिनों बाद प्रूव होने के बाद। जैसे लॉज अगेंस्ट सेक्सुअल हरेसमेंट केम आफ्टर द अनएथिकल नेचर ऑफ सच एक्ट्स वाज रिकॉग्नाइज्ड। तो सेक्सुअल हरेसमेंट पर जो लॉ आए वो तब आए जब सोसाइटी ने इसके बारे में बहुत बात कर ली, एज इन द विशाखा जजमेंट। तो विशाखा जजमेंट के बाद ही इस पर बहुत काम किया गया, सेक्सुअल हरेसमेंट के लॉज पर। गेटिंग जस्टिस इज वेरी एक्सपेंसिव इन लीगल एस्पेक्ट्स। देखिए लॉ को यूज करके जस्टिस ले पाना बहुत महंगा है। यहाँ पर आपको एडवोकेट्स करने पड़ेंगे, आपको कोर्ट के बहुत सारे चक्कर काटने पड़ेंगे, तो ये कुछ एक्सपेंसिव काम है। जबकि एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना और उससे न्याय पाना बहुत सरल है। इन केस ऑफ एथिक्स एंड मोरल्स ऑल सच थिंग्स आर नॉट नीडेड। कौन सी थिंग्स? जो ये बातें हमने की। ड्यू टू इनर कंसाइंस, क्योंकि इनर अदालत तुरंत काम करती है, आत्मा की आवाज तुरंत एक्टिवेट होती है। तो आप इसको डिफरेंस में भी लिख सकते हैं चाहें तो, और चाहें तो इसको कंक्लूड करने में भी लिख सकते हैं। जो आपने डिफरेंस ऊपर लिख दिए हैं उनको आप फिर से कंक्लूड करने में इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। व्हाट डज हैपन व्हेन आवर वैल्यूज वायलेट आवर बिहेवियर। तो जो अपना सोच है और जो अपने काम है, बिहेवियर मीन्स काम और वैल्यूज मीन्स सोच, ये अलग अलग हो जाए। सोचें कुछ आप और करें कुछ तो होगा क्या? तो कंफ्लिक्ट आएगा जिंदगी में। तो वैल्यूज कहां से डिफाइंड हो रही है? लॉ से, सॉरी मोरल से। आपकी जो सोच है मेनली मोरल्स और एथिक्स से गाइडेड होती है, जबकि जो आपका बिहेवियर है वो लॉज, मोरल्स एज वेल एज एथिक्स से गाइडेड होता है। इसलिए आपका जो मोरल नॉलेज है और जो एथिकल नॉलेज है या एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है और जो लीगल कोड ऑफ कंडक्ट है वो सिमिलर होना चाहिए, तभी सोसाइटी में कंफ्लिक्ट कम होंगे। ये इसकी बात है। जहां लॉ और एथिक्स डेविएट किए तो वहां पर कंफ्लिक्ट होने लगेंगे। वो कंफ्लिक्ट कौन कौन से हो सकते हैं? इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, इंट्राग्रुप, इंटरग्रुप, इंटरनेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल। तो इसीलिए लॉ और एथिक्स ऐसे होने चाहिए, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते रहें तो सोसाइटी में कंफ्लिक्ट कम होंगे। कंफ्लिक्ट What does happen when our behavior violates our attitude और mindset? तो अपनी जो वैल्यूज हैं वो अपने बिहेवियर में जब नहीं रिफ्लेक्ट होती हैं तो क्या होता है? कंफ्लिक्ट। We experience dissonance, that is असंगति. It is a negative state that occurs as a result of attitude behavior discrepancy or the presence of incompatibility between the cognitions. तो जो आपका आइडिया है और जो आपका बिहेवियर है उसमें कुछ इनकम्पेटिबिलिटी है। जैसे कॉग्निशन ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड इन यूपीएससी सीएसई बट आई डोंट वांट टू वर्क हार्ड। तो आपके एक्शंस में वो चीज नहीं दिख रही, आइडिया में दिख रही है, तो फिर डिसोनेंस आएगा, कंफ्लिक्ट आएगा। अब देखिए क्वेश्चन, व्हाई डू मोरल्स, एथिक्स, वैल्यूज, एटीट्यूड फेल टू रेगुलेट बिहेवियर। ऐसा क्या हुआ? मोरल्स भी हैं, एथिक्स भी हैं, वैल्यूज भी है, एटीट्यूड भी है, माइंडसेट भी है, तब भी बिहेवियर को रेगुलेट नहीं किया जा पा रहा। क्या है? क्योंकि जो एथिक्स है वो बहुत सब्जेक्टिव है, बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव है। जो चीज मेरे लिए राइट हो सकती है शायद आपके लिए रॉन्ग हो, तो इसमें इंटरप्रिटेशन काम कर जाता है। इसीलिए लोगों का जो सोच है वो सिमिलर साउंड हो रही हो लेकिन उनका बिहेवियर डिफरेंट हो रहा हो, क्योंकि लोग उसी आइडिया को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ जस्टिफिकेशंस फॉर वंस एक्शन, हर एक बात को आप जस्टिफाई कर सकते हैं एथिक्स में। दूसरा, मोरल डिसएंगेजमेंट, सोचते वक्त मोरलिटी है, आप सोच तो रहे हैं मोरल प्रिंसिपल्स के आधार पर, लेकिन एक्ट करते वक्त आपने कहा क्या हुआ यार, आज ही दिन
वायलेट कर देते हैं। मैं ही तो हूं अकेला जो एथिक्स को फॉलो नहीं कर रहा हूं, और तो दुनिया कर रही है, तो क्या बिगड़ ही जाएगा। तो आप एक मोरल स्विच रखते हैं अपने पास, ऑन और ऑफ करते रहते हैं। सोचते वक्त और दूसरे को समझाते वक्त इस मोरलिटी को ऑन कर लेते हैं, लेकिन जब खुद एक्ट कर रहे हैं तो इस मोरल स्विच को ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ पर इसको कहते हैं मोरल एंगेजमेंट एज वेल एज मोरल डिसएंगेजमेंट। ये आप अपनी नीड के आधार पर कर लेते हैं। मीन्स आपको जब अपना एक्ट करना होता है तो आप मोरली डिसएंगेज हो जाते हैं, और जब आपको बताना होता है सामने वाले को, पूरी दुनिया को बताना होता है, या खुद को भी आप कुछ बता रहे होते हैं, आप मोरली बताते रहते हैं, सोचते रहते हैं। मोरल डिसएंगेजमेंट इज द डिसएंगेजमेंट फ्रॉम सेल्फ कंडेमनेशन इन ए पर्टिकुलर कंटेक्स्ट। तो सेल्फ कंडेमनेशन कहां से आती है? एथिक्स से ही आती है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये ना हो, ये प्रॉब्लम ना हो। मोरल एथिक्स वैल्यूज और एटीट्यूड होने के बावजूद भी आपका बिहेवियर एथिकल नहीं है, तो कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो फिर लॉ की मदद लीजिए, लॉज की, एडमिनिस्ट्रेशन की मदद लीजिए, कुछ रिवार्ड और पनिशमेंट दीजिए, और ये डिफाइंड कहाँ होंगे? लॉज में, कि आप ये करेंगे तो रिवार्ड मिलेगा और ये करेंगे तो पनिशमेंट मिलेगी। इंक्रीज द परसीव्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल बीइंग कॉट। तो आप कुछ मेजर्स लीजिए, सीसीटीवी कैमरेज लगाइए जहां पे अनएथिकल एक्ट हो ही ना पाए। एंड व्हेन ही डिस्प्लेज इमोरल अनलॉफुल बिहेवियर, इंक्रीज द परसीव्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल बीइंग पनिश्ड। तो पनिशमेंट की प्रोबेबिलिटी बढ़ाइए, ऐसे नहीं पनिशमेंट लिख भर दी, नहीं, उसको आप इंप्लीमेंट भी कराइए। प्रोविजन ऑफ सीवियर एंड प्रोपोर्शनेट पनिशमेंट। तो सीवियर हो और प्रोपोर्शनेट हो, जितना अनएथिकल काम उतनी ज्यादा पनिशमेंट एज पर द लॉ। अदर सेल नॉट बाय द जस्टिफिकेशन ऑफर्ड बाय दैट इंडिविजुअल। और इंश्योर करिए सोसाइटी उसको कॉपी ना कर पाए। ये जो आप मोरल डिसएंगेजमेंट एंगेजमेंट की बात कर रहे हैं, सोसाइटी में ये बात फैल ना पाए, इससे पहले आप पनिश कर दीजिए एज पर द लॉ। तो ये बात हुई लॉ और एथिक्स की। नेक्स्ट लेक्चर में टॉपिक है लेटर वर्सेस द स्पिरिट ऑफ द लॉ। लॉ में भी दो एस्पेक्ट हैं। लॉ में क्या लिखा गया है वो लेटर ऑफ द लॉ कहा जाता है, और लॉ किस वजह से लिखा गया था वो स्पिरिट ऑफ द लॉ है। लॉ किस लिए है, इसका रीजन क्या, ये क्यों आया, वो स्पिरिट ऑफ द लॉ में डील होता है। तो इस पर बात करेंगे, लॉ में थोड़ा और देखेंगे। आज के लेक्चर में लॉ और एथिक्स के बारे में बहुत कुछ जान लिया, कब लॉ है कब एथिक्स है, क्यों एक दूसरे की जरूरत पड़ती है और कैसे ये कंप्लीमेंट्री हैं, क्यों एथिक्स पहले है लॉ से, और फिर लॉ कैसे मदद करता है एथिक्स की, कैसे दोनों बिहेवियर रेगुलेशन में काम कर रहे हैं। जब लॉ नहीं होता तो कैसे एथिक्स को प्रॉब्लम आती है, जब एथिक्स नहीं होती तो कैसे लॉज को प्रॉब्लम आती है। ये सब बातें आज के लेक्चर में हमने डिस्कस की। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।